हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासनिक राज्य के अवगुण या दोष। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के कंसेप्ट को पढ़ते समय अब तक की भी क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की मीनिंग यानी कि अर्थ एवं अवधारणा को समझ लेने के साथ साथ प्रशासनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी कारक या घटकों को समझ लेने के बाद प्रशासनिक राज्य के जो प्रमुख लक्षण है, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो पढ़ चुके हैं। तो प्रशासनिक राज्य के लक्षण और विशेषताओं को पढ़ लेने से प्रशासनिक राज्य का जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में ढंग से क्लियर हो गया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेरिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यानी कि प्रशासनिक राज्य के क्या फायदे हैं या क्या गुण है या क्या इससे जनता को लाभ होता है। प्रशासनिक राज्य के विभिन्न गुणों को जान लेने के बाद अब आपको ये जानना जरूरी है कि विभिन्न विद्वानों ने प्रशासनिक राज्य के कुछ अवदोष भी बताए, कुछ अवगुण भी बताए हैं, कुछ दोष बताए, कुछ कमियां बताई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पूर्ण रूप से हितकारी नहीं है, यानी कि इसमें कुछ कमियां है जिसके कारण यह प्रशासकीय राज्य आज के समय में अपने कार्यों के संपादन में पूर्ण कुशलता या मितव्यता से अपने कार्य नहीं कर पा रहा है या जनता को पूर्ण फायदा नहीं हो रहा है। तो ये डिमेरिट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ऐसे क्वेश्चन का ऊपर हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाए कि प्रशासनिक राज्य के प्रमुख अवगुण क्या है या प्रशासनिक राज्य के प्रमुख दोष क्या है, उनमें क्या कमियां है, या आज के संदर्भ में इन 21st सेंचुरी जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया, राज्य और सरकारों को लेके कंसेप्ट बदल रहे हैं। अब मिनिमम गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट आ रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्य संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं के साथ साथ अन्य संस्थाओं को भी प्रमुखता दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक जो राज्य है उसके प्रमुख अवगुण क्या है या दोष क्या है, ये जान लेना हमारे लिए जरूरी है। तो प्रशासनिक राज्य के अवगुण या दोष आप निम्न बिंदुओं में निम्नलिखित है। प्रशासनिक राज्य के प्रमुख अवगुण या दोष। लोकतंत्र विरोधी। देखो, हमने प्रशासनिक राज्य की जो विशेषताएं थी वो पढ़ते समय ये देखा था कि प्रशासनिक राज्य लोकतंत्र का, इसके समर्थक कुछ ये कहते हैं कि लोकतंत्र का ये समर्थक है, लोकतांत्रिक प्रणाली का, इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के जो गुण है वो प्रशासनिक राज्य में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ आलोक कहते हैं कि प्रशासनिक जो राज्य है वो लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के विपरीत है। ये इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। देखो, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन होता है, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन। लेकिन जब हम प्रशासनिक राज्य के कंसेप्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये जान पाए हैं या इसकी विशेषताओं कि प्रशासनिक राज्य में नौकरशाही सर्वेसर्वा होगी। जनप्रतिनिधियों की बजाय सरकारी कार्मिक प्रमुख कार्यों का संचालन करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसके कारण यह माना जाता है कि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के विपरीत है। अब उन बातों को हमारे लिए जानना जरूरी है कि लोकतंत्र के विपरीत कैसे हैं ये। देखो, मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रशासकीय राज्य क्या होता है? एक नौकरशाही राज्य होता है। नौकरशाही राज्य आप समझ रहे हैं कि प्रशासकीय राज्य में सारी प्रक्रियाएं या कार्यों का क्रियान्वयन नौकरशाही द्वारा होता है, ब्यूरोक्रेसी द्वारा होता है, सरकारी कार्मिकों द्वारा होता है। तो जब प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता है तो नौकरशाही राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल माना जाता है, क्योंकि नौकरशाही द्वारा शासन होने से शासन जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं होगा, जबकि लोकतंत्र में माना जाता है कि जनता के निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है, वो शासन का संचालन करेंगे। तो ये बातें जो है वो इसके विपरीत जाती है कि प्रशासकीय राज्य जो है वो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के विपरीत है। लोकतंत्र में समझ सकते हैं, आपको पता है, जनता में निहित होती है तथा जनता अपनी शक्तियों का संचालन, लोकतंत्र में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां जनता में निहित होगी और जनता अपनी शक्तियों का संचालन अपने प्रतिनिधियों को विधायिका में भेजेगी, व्यवस्थापिका में। मतलब लोकतंत्र में
शक्तियां जनता में निहित है। जनता, सारी जनता उन लोकतंत्र की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। सारी जनता विधायी का निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकती। सारी जनता प्रमुख निर्णयों में अपना योगदान नहीं दे सकती। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधि व्यवस्था भी कम भेजती है। जैसे भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट और राज्यों के स्तर पर राज्यों की विधानमंडल, इनमें अपने प्रतिनिधि भेजती है जनता, और ये माना जाता है कि वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पे, जनता की तरफ से शासन कार्य करेंगे। लेकिन प्रशासकीय राज्य में जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा नौकरशाहों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ही प्रमुख कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की जो मूल भावना है कि जनता का शासन होगा या जनता के प्रतिनिधियों का शासन होगा, उसकी बजाय स्थायी कार्मिक, जो सरकारी कार्मिक होते हैं, उनके द्वारा शासन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो भावना है, ये प्रशासनिक राज्य की जो विचारधारा है, ये लोकतंत्र में होती है। अगली जो इसकी हम आलोचना है, गुण अवगुण, जो विचारक कहते हैं, जो विद्वान कहते हैं, वो ये है कि जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करती है। देखो, जनसाधारण की क्या मांगे होती है? जनसाधारण की जो विभिन्न मांगे होती है, आम जनता की, उन मांगों की नौकरशाही उपेक्षा करती है। तो नौकरशाही होती है एक्चुअल में इसमें प्रशासकीय राज्य में। तो नौकरशाही के द्वारा जब जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा की जाती है तो इस राज्य को अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही हावी होती है। आपको समझ के मान के चलना है कि प्रशासकीय राज्य में जनप्रतिनिधियों की बजाय नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स हावी होते हैं। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी कार्मिक ये मानकर चलते हैं कि वे लोग ही लोकहित के संरक्षक हैं, और उसी के द्वारा, अर्थात नौकरशाही के द्वारा, जनहित की सही व्याख्या की जा सकती है। इसमें जनहित, नौकरशाही वो मानती है कि मैं ही सही व्याख्या कर सकती हूं, या सरकारी कार्मिक की सही व्याख्या कर सकते हैं जनहित का। नौकरशाही किसी की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं होती और अपने विवेक के अनुसार कार्य करती है। मतलब वो किसी की सलाह मानती नहीं है। ये आलोचक कहते हैं कि जो नौकरशाही है वो किसी की सलाह नहीं मानती है। सलाह नहीं मानने के कारण, नौकरशाही जब सलाह नहीं मानती तो नौकरशाही के द्वारा सलाह नहीं मानने के कारण वो जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करती है, और जनता की जो इच्छाएं हैं उनकी उपेक्षा होती रहती है। ठीक है, तो जनसाधारण की जो मांगे हैं उनकी उपेक्षा करती है, क्योंकि नौकरशाही इसमें हावी रहती है। अगली आलोचना, नौकरशाही के अवगुणों का प्रचलन। देखो, अब तक हम इसकी विशेषताओं से सबसे जान चुके हैं कि नौकरशाही में क्या अवगुणियां होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक राज्य नौकरशाही का राज्य होता है, ब्यूरोक्रेसी का। तो नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में जब हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में, तो ऐसा आएगा कि नौकरशाही में बहुत सारे अवगुण हैं। अकर्मण्यता, कार्य करने में विलंब, भ्रष्टाचार और टालमटोल की प्रवृत्ति इत्यादि जो बुराइयां हैं वो नौकरशाही के अवगुण होते हैं। मतलब किसी राज्य में अगर नौकरशाही द्वारा प्रशासन किया जा रहा है, किसी राज्य में अगर जनप्रतिनिधि के बजाय सरकारी कार्मिकों द्वारा प्रशासन किया जा रहा है, तो सरकारी कार्मिकों के द्वारा अगर प्रशासन किया जा रहा है, इसका मतलब नौकरशाही का प्रशासन है। और नौकरशाही में विभिन्न अवगुण है। नौकरशाही के अवगुणों में बहुत सी चीजों की चर्चा होती है। भ्रष्टाचार की होगी, अकर्मण्यता की होगी, अनावश्यक देरी की होगी, सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है नौकरशाही के द्वारा, ऐसा माना जाता है, और काम चोरी, ये इत्यादि जो बुराइयां हैं नौकरशाही की, वो सारी बुराइयां प्रशासकीय राज्य में भी आ जाती है। तो नौकरशाही के अवगुण जो है मेन वो प्रशासकीय राज्य में भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि प्रशासकीय राज्य में हावी नौकरशाही रहेगी, सरकारी कार्यों का संचालन नौकरशाही द्वारा होगा। इस प्रकार नौकरशाही के अवगुणों का प्रचलन होने के कारण आलोचक प्रशासकीय राज्य की आलोचना करते हैं। इसके अलावा अन्य जो अवगुण या दोष है वो निम्नलिखित है। इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं प्रशासकीय राज्य का अवगुण या दोष। लोकशीलता का अभाव। देखो, प्रशासकीय राज्य जो है इसमें लोकशीलता, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का लॉक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अर्थात इसमें लोकशीलता का अभाव पाया जाता है। लोकशीलता का अभाव है कि जो परिस्थितियों अनुसार तुरंत अपन निर्णय ले ले, वो लोकशीलता होती है। लेकिन प्रशासनिक राज्य नियमों में बंधा हुआ होता है, प्रक्रियाओं में बंधा हुआ होता है, तो इस कारण इसमें लोकशीलता का अभाव होता है। प्रशासकों द्वारा जो शासन होता है वो क्या करते हैं, जनरली वो औपचारिकता पर टिके रहते हैं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं प्रशासक जो होते हैं नौकरशाही। व्यवहारिकता में समय और परिस्थितियों के अनुसार कई बार ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि हमें
समय एवं परिस्थितियों के अनुसार कई बार ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि हमें मतलब औपचारिकता को छोड़ना पड़ता है। सपोज कीजिए कहीं कोई घटना हो गई, उस समय सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अगर उस घटना के कारण जनहित के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अब खर्चे करने के लिए सरकार का एक भी पैसा खर्च करने के लिए प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया का पालन करने में देरी हो सकती है, फॉर्मेलिटीज को निभाने में, औपचारिकता को निभाने में, और जनहित के लिए, परिस्थितियों के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि हमें उन औपचारिकता को त्याग कर तुरंत जनता का हित करना चाहिए। अगर कोई प्रशासकीय करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लोकशीलता का अभाव होता है। एक दूसरी बात मैं इस लोकशीलता का अभाव में आपको एक और कहना चाहूंगा कि इनिशिएटर, प्रशासनिक इनिशिएटर नहीं रह पाते, पहलपन का अभाव, कि चला के कोई नई बात, जनहित के लिए नए कार्य प्रशासन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नियम प्रक्रियाओं में बंधा हुआ होता है। वो नियम प्रक्रियाओं में बंधा होने के कारण पहलपन का अभाव पाया जाता है। इनिशिएटर आगे आकर खुद अच्छे क्रिएटिव विचार नहीं रख पाते हैं नौकरशाही की प्रशासन में। अर्थात ऐसे प्रशासनिक राज्य में जिसमें नौकरशाही हावी रहती है, लोकशीलता का अभाव पाया जाता है, और ये अवगुण, ये दोष जनता के लिए हानिकारक रहता है। अगली जो इसमें है, जनता के प्रति अनुत्तरदायी। देखो, आपको ये कंसेप्ट समझने में आ गया कि जनतंत्र में या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन, अर्थात जनता द्वारा शासन होता है, लेकिन प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका हावी हो जाती है व्यवस्थापिका की बजाय, जिसमें जनप्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका हावी का मतलब है प्रशासनिक कार्मिक या नौकरशाही हावी हो जाती है। और नौकरशाही के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो योग्यता के आधार पर या एक फिक्स टाइम के लिए भर्ती होते हैं। वो नियमों प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो अपने नियमों प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जनता के प्रति यह अनुत्तरदायी मानी जाती है प्रशासनिक राज्य की जो अवधारणा है वो। जनता के प्रति अनुत्तरदायी का मतलब ये है कि ये जो अवधारणा है ये जनहित के जो मेन मुद्दे हैं जनता के प्रति, क्योंकि इसमें राज्य प्रशासनिक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जो प्रशासनिक कर्मचारी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, जनता चाहे या नहीं चाहे, वो एक योग्यता से भर्ती होकर आया है, तो जनता की जो मेन आकांक्षाएं हैं, उद्देश्य हैं, उनके प्रति वो उत्तरदायी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि सरकार भी अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए सारे कार्य प्रशासनिक अधिकारियों पर डाल देती है। बचना चाहते हैं जनप्रतिनिधि भी, मंत्रीगण भी, लोकप्रियता के कारण या वोट बैंक के कारण, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों पर डाल देते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो जनरली अपने नियमों के प्रति, संविधान के प्रति, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसकी आलोचना की जाती है कि प्रशासनिक राज्य जनता के प्रति अनुत्तरदायी होता है। अगली इसकी जो आलोचना है वो है लाल फीताशाही। देखो, वैसे तो लाल फीताशाही नौकरशाही के अवगुणों में आती है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही इस नौकरशाही की अवधारणा की एक बहुत बड़ी कमी है, दोष है, जो हमें समझनी है। लाल फीताशाही क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं। लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, देखो, प्रशासनिक प्रक्रिया में, प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया में प्रशासकीय राज्य में, क्योंकि प्रशासकीय राज्य प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा होता है, नौकरशाही द्वारा संपन्न किया जाता है इसमें हर कार्य। तो प्रशासकीय राज्य में कानून, नियम, प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। ये आपको समझना है कि प्रशासकीय राज्य में कानून, नियमों, प्रक्रियाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि अधिकारी जो लोग होते हैं, नौकरशाही के जो अधिकारी लोग हैं, वो प्रक्रिया की औपचारिकताओं में विश्वास करते हुए कठोरता के साथ नियमों और विनियमों का जो है वो पालन करते हैं। कठोरता के साथ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे वो लोग, चाहे कार्य में देरी हो रही हो उस कारण, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य की संपन्नता में बाधा पहुंचती, रुकावट आती है, नियमों प्रक्रियाओं में बहुत अधिक जोर देने के कारण। नौकरशाही प्रक्रिया की औपचारिकताओं को अपना उद्देश्य बना लेती है कि औपचारिकताओं को पूरा करना है, नियमों प्रक्रियाओं को हर हालत में हमें पूरा करना है, जबकि वे जनता की सेवा के माध्यम है, लेकिन वो औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। देखो, नौकरशाही का विकास कई परिस्थितियों का परिणाम है। आप समझते हो कि नौकरशाही का विकास कई परिस्थितियों का परिणाम, लाल फीताशाही का विकास है वो कई परिस्थितियों का परिणाम है। लाल फीताशाही है प्रशासनिक राज्य में या नौकरशाही में, तो वो कई परिस्थितियों का परिणाम है। लाल फीताशाही क्यों हुई? एक बड़ा कारण तो यह है कि कार्यकुशलता की दृष्टि से प्रशासन, मतलब एक लाल फीताशाही का जन्म कैसे होता है? देखो, कार्यकुशलता की दृष्टि से प्रशासन में कई स्तरों का, कई सोपानों का निर्माण कर लिया जाता है कि फाइल हर कहां से गुजरेगी, किस किस की अनुमति की आवश्यकता होगी, पद सोपान व्यवस्था, स्तर, प्रशासन के स्तर, वो
कार्यकुशलता की दृष्टि से बनाए जाते हैं, तो उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इस कारण रेड टेपिज्म का विकास होता है। प्रगति का क्रम, निश्चित व्यवस्था, कार्य की जो है निर्धारित गति तथा नियम, कार्य संपादन आदि कुछ चीजें हैं जिनसे लाल फीताशाही जो है वो जन्म लेती है। तो लाल फीताशाही का विकास इस कारण भी प्रोत्साहित होता है कि लोक प्रशासन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कानूनों का अधिक महत्व होता है, कानूनों का पालन करना पड़ता है। प्रजातांत्रिक सरकार किसी सरकारी अधिकारी की अंतरात्मा से, देखो प्रजातांत्रिक जो सरकार है, प्रजातंत्रात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, वो किसी अधिकारी की अंतरात्मा से संचालित न होकर वस्तुगत नियमों से संचालित होती है। अधिकारी और कर्मचारी अंतरात्मा से तो कुछ भी जनता का भला करना चाहें, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्था का जो नियम है, जो प्रक्रियाएं बनी हुई है, उनको हर हालत में पालन करना है। जनरली आपने कई बार सुना होगा कि कहीं कोई घटना हो गई, हत्या हो गई, डकैती हो गई, तो अगर आप पुलिस थाने में केस दर्ज कराना चाहेंगे तो आपको ये कह दिया जाता है कि घटना कहाँ हुई, ये कोई अमुक क्षेत्र में हुई, तो कई बार वो थाना वाले ये कह देते हैं नहीं, ये हमारे इलाके में नहीं आता, आपको दूसरे थाने में जाना है। जबकि करना ये चाहिए कि तुरंत एक्शन लेकर डकैती करने वाले, हत्या करने वालों को पकड़ने का काम शुरू हो जाना चाहिए। उसमें देरी होती है, हालांकि 0 FIR करने के लिए कोर्ट के भी निर्णय होते हैं, आए हुए हैं, लेकिन मैं कहना आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रक्रियाओं में नियमों से बंधे होने के कारण वो अंतरात्मा से कार्य नहीं कर सकते जनहित के लिए, वो नियमों प्रक्रियाओं का उनको पालन करना पड़ता है। अर्थात इसमें क्या होता है, प्रशासकों का प्रत्येक कार्य जनता की आलोचना निरीक्षण के लिए खुला रहता है। इस कारण कानून के अनुसार कार्य करना उचित समझते हैं, क्योंकि प्रशासन का, सरकारी अधिकारी कर्मचारी का हर कार्य के लिए जनता आलोचना कर सकती है, जनता देख रही होती है, तो वो कई नियमों प्रक्रियाओं का उल्लंघन न कर जाए, जन भावनाओं मतलब अंदर की भावनाओं में बहकर, तो जिसके कारण उसको आलोचना का शिकार होना पड़े कि साहब इस अधिकारी एवं कर्मचारी ने देखो नियमों का उल्लंघन कर दिया, चाहे उसका उद्देश्य जनहित का ही हो, तो वो उससे बचने के लिए वो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं का पालन करता है। फलतः है लाल फीताशाही का विकास होता रहता है, और लाल फीताशाही अपने आप में एक ऐसी बुराई है जिसके कारण प्रशासन को, एक नौकरशाही को एक बुराई के रूप में देखा जाता है। तो ये इस प्रशासनिक राज्य की प्रमुख एक अवगुण है या दोष है। इसके अलावा इसके कुछ जो और अवगुण है, दोष है, वो शक्ति प्रेम। देखो शक्ति प्रेम एक आलोचना है, एक अवदोष है, मतलब दोष है प्रशासनिक राज्य का। ऐसा माना जाता है, आलोचक कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, सरकारी अधिकारी ऊंचे शक्ति के भूखे होते हैं, वो लोग पावर के भूखे होते हैं। विभिन्न विभागों के नौकरशाह शक्ति के संघर्ष में उलझे रहते हैं कि मैं पावरफुल हूं। विभिन्न विभागों के नौकरशाह शक्ति के संघर्ष में उलझे रहते हैं, और इस शक्ति के संघर्ष में वो अपने लोकहित को ही भूल जाते हैं। स्थायी सिविल सेवा के सदस्य लोकतंत्र के नाम पर विभागों के शक्ति में निरंतर, स्थायी सिविल सेवा के होते हैं, परमानेंट सिविल सर्वेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के मेंबर, तो वो स्थायी सिविल सेवा के सदस्य लोकतंत्र के नाम पर विभागों की शक्ति में निरंतर वृद्धि करते जाते हैं, और मंत्रियों के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नाम पर उन्होंने, क्यों वो मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी है, सारी शक्तियां स्वयं के हाथों में केंद्रित कर ली है। अर्थात आपको यह समझना है कि ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही में शक्ति प्रेम पाया जाता है, और शक्ति प्रेम के कारण वो जनहित की अपेक्षा शक्ति में वृद्धि करने पर अपना ध्यान देते रहते हैं। अगली आलोचना विभागीकरण या साम्राज्य रचना। देखो विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन, साम्राज्य रचना, आप इससे समझो कि सरकारी अधिकारी में कार्मिक अपने विभाग का विस्तार विकास करते रहते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में, प्रशासनिक राज्य में सरकार के कार्य पृथक, सरकार के कार्य सेपरेट खंडों में विभाजित हो जाते हैं। हर कार्य के लिए अलग अलग विभाग हैं, फिर उस विशेषीकरण के आधार पर उस विभाग के भी अलग अलग खंड बना देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि एक बार विभाग बना तो वो अपने कार्य और दायित्वों में वृद्धि कर करके अपने विभाग का विकास करता रहता है, और जो खंड बने वो भी अपने खंड से रिलेटेड कार्यों और दायित्वों का विकास करते रहते हैं। वो ये प्रत्येक खंड बिना किसी समुचित पारस्परिक संबंध के, आपस में बिना किसी समुचित पारस्परिक संबंध के अपने अपने उद्देश्यों का अनुसरण करते रहते हैं, जो उद्देश्य बनाए गए। यह ना विभागीकरण साम्राज्य रचना, प्रोफेसर VL फडन ने अपनी बुक में लिखा है इस पॉइंट को, आप उसको ढंग से समझना कि वो अपने अपने विभाग के, अपने अपने खंड के विकास में लगे रहते हैं। इन इकाइयों में अपने आप को स्वतंत्र तथा पृथक इकाइयां मानने की, जो एक ही विभाग के या एक ही विभाग की विभिन्न इकाइयां हैं, उनको अपने आप में स्वतंत्र पृथक इकाइयां मानने की पारस्परिक होड़ विकसित हो जाती है कि हम सेपरेट हैं और फ्री है। वे ये भूल जाते हैं कि किसी बड़े समग्र के वे केवल अंग मात्र है। वो ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी एक बड़े समग्र के अंग है, बड़े पार्ट के अंग है।
ये अपने ही छोटे अधिकार क्षेत्र को अपनी अंतिम सीमा मानने लगता है। इस प्रकार विभागीकरण साम्राज्य रचना जो है, ये अवगुण या दोष प्रशासनिक राज्य में पाया जाता है। अपने अपने खंड या विभाग का विकास कर लेने की प्रवृत्ति जो है, वो जो अवगुण है, जो दोष है, वो नौकरशाही या प्रशासनिक राज्य के एक प्रमुख दोष है। अगली बात, नौकरशाही की प्रकृति जो अनुदारवादी होती है। इसकी प्रकृति नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इररेस्पॉन्सिबल होती है। अनुदारवादी, नौकरशाही की प्रकृति अनुदारवादी होती है। ये जनता के प्रति तो अनुत्तरदायी होती है, लेकिन इसकी प्रकृति में अनुदारवादी होती है नौकरशाही की प्रकृति। एक आपको समझना कि नौकरशाही की जो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति, नौकरशाही की प्रवृत्ति, ब्यूरोक्रेसी की प्रवृत्ति, सरकारी अधिकारियों की प्रवृत्ति रूढ़िवादी होती है और ये यथास्थितिवाद के समर्थक होते हैं। जैसे एज इट इज, स्टेटस को जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के या अपने आप को बदल लेने के ये पक्षधर नहीं होते हैं। जैसी भी स्थिति यथास्थितिवादी के समर्थक होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, तो इनकी प्रकृति वो अनुधारवादी है। इसको बोलेंगे समय अनुसार या आवश्यकता के अनुसार अपने आप को नहीं बदलना, एक तरीके से अनुधारवादी है ये, अर्थात अनुधारवादी प्रवृत्ति है इनकी प्रकृति है जो अनुधारवादी है। पर समय और परिस्थिति के अनुसार ये नौकरशाही अपने आप को नहीं बदलती है। ठीक है, वर्षों तक एक ही प्रकार का काम यंत्रवत करते रहना से उनकी मानसिक प्रवृत्ति, देखो सालों तक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी अर्थात ब्यूरोक्रेट्स एक निश्चित ढांचे में काम करते रहते हैं, निश्चित नियमों से चलते रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो परिवर्तन के विरोधी होते हैं। ठीक है, और वो हर चीज, नई चीज के प्रति, जो भी नई चीज है उसको तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं, उसके प्रति नेगेटिव रहते हैं, पहले शुरू में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये हम समझेंगे कि नौकरशाही की जो प्रकृति होती है वो अनुधारवादी होती है। ठीक है, ये इसके प्रमुख दोष है। और अगले जो हम पढ़ेंगे, अगले जो कुछ और इसकी जो अवगुण या दोष विद्वान लोग कहते हैं, आलोचक जो बताते हैं, वो हमें पढ़ना है। ये निरंकुशता, डेस्पोटिज्म, देखो निरंकुशता एक दोष है, एक अवगुण है प्रशासनिक राज्य का। नौकरशाही का एक अवगुण है ये हम ये भी कह सकते हैं कि नौकरशाही का अवगुण है ये। नौकरशाही का अवगुण ये होता है कि इसकी प्रवृत्ति निरंकुशता की ओर रहती है हमेशा। इंग्लैंड में एक विद्वान है, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट तो हैं कि इंग्लैंड में एक वो है विद्वान, इंग्लैंड के एक विद्वान में लॉर्ड चीफ जस्टिस अवार्ड ने, उसने क्या कहा, ये जो सिविल सेवकों की बड़ी हुई वो है प्रवृत्ति, क्या शक्तियों के प्रति जो उनकी भूख होती है सिविल सेवकों की, और सिविल सेवकों की जो संख्या बढ़ रही है, इन सिविल सेवकों की बढ़ती हुई शक्ति को, सिविल सेवकों की शक्ति और संख्या दोनों को बढ़ने को उसने एक नया वर्ड, एक नया टर्म नाम दिया, जिसको उसने कहा न्यू डेस्पोटिज्म, नवीन निरंकुशता। सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों के माध्यम से अन्य तरीकों से अपनी शक्तियों में और अपनी संख्या दोनों में वृद्धि करते रहते हैं और निरंकुश होते जाते हैं, जिसको उसने लॉर्ड हिवर्ट ने नाम दिया नवीन निरंकुशता। ठीक है, न्यू डेस्पोटिज्म। इस प्रकार नौकरशाही का जो अवगुण निरंकुशता है वो प्रशासनिक राज्य में भी पाया जाता है। देखो ये जो है इसका इस नवीन निरंकुशता के आधार पर इंग्लैंड के बहुत से विद्वानों ने प्रशासनिक राज्य की आलोचना की है या नौकरशाही की आलोचना की है। ठीक है, उन्होंने विभिन्न इसके वो बताए हैं, BL पेडे की बुक में आपको ये ढंग से मिलेगा। एक और आलोचना, श्रेष्ठता की भावना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की भावना, हम ही श्रेष्ठ है, ये जो भावना किसी में आती है तो हम कहेंगे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी में रहते हैं। सुपीरियरिटी, सुपर, अपने आप को सुपर मान लेना। तो नौकरशाह या नौकरशाही या नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट्स में ये एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रशासनिक राज्य के एक अन्य दोष ये है कि इस व्यवस्था में अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना आ जाती है। चूंकि इनके हाथों में सत्ता रहती है, शक्ति रहती है और इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त रहते हैं, इसलिए वे अपने आप को जनता से श्रेष्ठ और पृथक समझ लेते हैं, अपने आप को जनता से बिल्कुल सेपरेट समझते हैं। एलाइट ग्रुप जिसको बोलते हैं, उच्च वर्ग, वो अपने आप को उच्च वर्ग के आदमी मानते हैं, सामान्य जन आदमियों से वो अपने आप को अलग समझते हैं, श्रेष्ठ है, हम ही बेस्ट है। ये प्रवृत्ति है वो नौकरशाहों में आ जाती है और इस प्रवृत्ति के कारण, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ये जो भावना है ये प्रशासनिक राज्य में आ जाती है और ये प्रशासनिक राज्य का एक अवगुण बन जाती है। वे हमेशा गर्व से फूले रहते हैं और जनता के प्रति हीन भावना रखते हैं। आता है शासकों एवं शासितों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है, रूलर्स के बीच और जो प्रजा है उसके बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है, जो उनके बीच उपयुक्त संबंध स्थापित नहीं कर पाती है। तो ये एक दोष है श्रेष्ठता की भावना।
आपको अगली आलोचना है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत। पृथक्करण थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, गलत लिखा हुआ है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत। देखो, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण क्या होता है? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसने बताया कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं और न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। तीनों अंगों के अलग अलग कार्य हैं और तीनों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए, एक दूसरे को किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या इन दोनों को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न्यायपालिका को भी इन दोनों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीनों अंगों को अपना सेपरेट कार्य करते रहना चाहिए। यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया हुआ। लेकिन प्रशासनिक राज्य जो है वो इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। हम इसकी विशेषताओं को जानते टाइम में पढ़ चुके हैं कि प्रशासनिक राज्य में सरकार के तीनों अंगों में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से कार्यपालिका अंग जो है वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य भी करने लग जाता है। कानून निर्माण का कार्य, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं, प्रदत्त विधान जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा कार्यपालिका कानून निर्माण भी करती है। और न्यायपालिका के कार्य विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, जैसे हरित जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, सीमा सशस्त्र बल है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है। विभिन्न ट्रिब्यूनल्स है, इसमें सरकारी कार्य में किया कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य भी करती है। अर्थात ये जो सिद्धांत है ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है, ये राज्य। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण एक अंग दूसरे अंग के कार्यों को करता है, जिससे अल्टीमेटली नुकसान रहता है, उनमें संघर्ष होता है, उनमें विरोध पैदा हो जाता है और समन्वय नहीं रह पाता। अर्थात ये जो सिद्धांत है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। इनको जान लेने के बाद अगली जो इसकी कुछ और आलोचनाएं हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। असंतुलित विकास। देखो, प्रशासनिक जो राज्य है इसको आप जब समझेंगे, जानेंगे, तो आप ये जानेंगे कि प्रशासनिक राज्य में जो है असंतुलित विकास होता है। ये आपको समझना है कि प्रशासनिक राज्य में असंतुलित विकास कैसे होगा। देखो, आपको ऐसे समझना है कि प्रशासनिक जो राज्य है इसमें राज्य के कंधों पर बहुत अधिक भार होता है। जनता के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने का भार प्रशासनिक राज्य पर होता है, जनता के। तो प्रशासनिक राज्य पर बहुत से कार्य होते हैं, इस कारण इसमें जो इसके कार्मिक होते हैं इतने दक्ष और इतने कुशल और इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो जनता की सारी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जनता की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। फलतः स्वाभाविक रूप से असंतुलित विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनता की सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, कुछ कुछ क्षेत्रों का विकास होता है। इस प्रकार असंतुलित विकास की स्थिति भी इसकी एक आलोचना है। नागरिक सरकार पर अधिक निर्भर हो जाते हैं इसमें प्रशासनिक राज्य में, क्योंकि नागरिक ये मानते हैं कि हमारे सभी कार्य एवं दायित्वों का संपादन सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, तो नागरिक सरकार पर निर्भर हो जाएंगे और खुद कम काम कर पाते हैं। इस प्रकार ये भी इसकी आलोचना है कि नागरिक के प्रशासनिक राज्य में सरकार पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। और एक यथास्थितिवादी नौकरशाही, जो इसको थोड़ा सा पहले भी हम इसको समझ चुके हैं, यथास्थितिवादी नौकरशाही जन्म लेती है प्रशासनिक राज्य में। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, नौकरशाही परिवर्तन की विरोधी होती है। दूसरी बात इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जन सहयोग या जन सहभागिता की आकांक्षा जो होती है वो कम हो जाती है। जन सहयोग या जन सहभागिता जो इसमें इतना सहयोग नहीं कर पाती। सरकारी अधिकारियों में, सरकारी कर्मचारियों में जो है हठधर्मिता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें लाल फीताशाही आप पढ़ ही चुके हैं। इस प्रकार ये जो विभिन्न बातें हैं, इन बातों के आधार पर हम ये जो प्रमुख अवदोष या अवगुण है, आलोचनाएं हैं, वो आप जान चुके। अब हम आएंगे निष्कर्ष पे। देखो, निष्कर्ष पे जब आप आओगे तो निष्कर्ष में आने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा कि अभी चर्चा कर लेता हूं निष्कर्ष पे आने से पहले कि प्रशासनिक राज्य के जो विभिन्न अवगुण आए, जो दोष आए, इनमें सुधार के लिए अगर हमें कोई पूछे कि आप क्या सुझाव दोगे, तो आपको सुधार के लिए सुझाव देना है कि जो भी विभिन्न बातें आई इनको हमें दूर करना है। क्या करना है? जैसे नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए अनुभवी मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्री अनुभवी होने चाहिए ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स को या सरकारी अधिकारियों, कार्मिकों को नियंत्रित कर सके ढंग से। पढ़े लिखे होने चाहिए मंत्री। कार्यों का, सरकारी राज्य के कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, अर्थात स्थानीय संस्थाएं जो हैं या नगर पालिकाएं उनको भी कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर है, जिससे कार्यपालिका के कार्य बढ़ जाते हैं, कार्यपालिका हावी हो जाती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका भी कार्य करती है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर को सीमित किया जाना चाहिए, बहुत कम यूज में लिया जाना चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर को। और अगली बात जो हम कहें कि जो
एनजीओज है, ऐच्छिक संस्थाएं हैं जो सामाजिक सेवाएं कर सकती है, आर्थिक विकास के कार्य कर सकती है, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हर काम सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को भी थोड़ा थोड़ा कार्य दिया जाना चाहिए। ये इसके सुधार के लिए सुझाव है। ये तो हो गए प्रशासनिक राज्य के अवगुणों या दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, जो आपकी स्लाइड में, कि अब हम निष्कर्ष पर आएंगे कि प्रशासनिक राज्य में एक्चुअल में है क्या। देखो, प्रशासनिक राज्य के हम गुण भी देख चुके हैं, अवगुण भी देख चुके हैं। तो निष्कर्ष के रूप में कहेंगे प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता है। ये तो आप अच्छी तरह समझ गए कि प्रशासकीय राज्य होगा वो नौकरशाही राज्य होगा। प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य है, अर्थात नौकरशाही द्वारा जो कार्य होते हैं वो सारे नौकरशाही के जो कार्य हैं वो प्रशासकीय राज्य के कार्य होते हैं। और प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होने के कारण, प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता है, प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं नौकरशाही द्वारा किए जाते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो आज जो प्रशासनिक तंत्र है, आज जो प्रशासकीय तंत्र है, लोकतंत्र या नौकरशाही लोकतंत्र का उदय हो गया है। देखो आज इसमें ना, आज आधुनिक समय में, आज के युग में प्रशासनिक राज्य आवश्यक बुराई के रूप में विद्यमान है, कि बुराई हो चाहे इसमें कितनी भी, लेकिन प्रशासनिक राज्य आवश्यक है। और प्रशासनिक राज्य आवश्यक है, अर्थात आधुनिक युग की अपरिहार्य विशेषता है प्रशासनिक राज्य। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण अनेक तत्वों का परिणाम है प्रशासनिक राज्य। अर्थात प्रशासनिक राज्य आज का चाहे कोई सी भी सरकार हो, समाजवादी और साम्यवादी सरकारों में तो प्रशासनिक राज्य होना ही होगा। अन्य राज्यों में भी, चाहे वो राज्य का रूप अलग हो सकता है, प्रशासनिक राज्य हर हालत में होगा। अर्थात प्रशासन का योगदान, प्रशासन का जन कल्याणकारी कार्यों में योगदान अवश्य होगा। एक विद्वान में E.S. रेडफोर्ड ने प्रशासन को मानव जीवन के लिए उतना ही स्वाभाविक माना है जितना मौसम। देखो इंपॉर्टेंस है प्रशासनिक राज्य की। प्रोफेसर अशोक शर्मा ने लिखा है अपने बुक में, E.S. रेडफोर्ड ने प्रशासन को मानव जीवन के लिए उतना ही स्वाभाविक बतलाया जितना कि मौसम। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि प्रशासनिक राज्य कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहेंगे तो प्रशासनिक राज्य नौकरशाही राज्य होता है, आपको ये समझना है। स्थानीय संस्थाओं की इसमें ये बुराइयां हैं, कुछ मानते हैं। नौकरशाही राज्य स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा होती है, इसमें केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, प्रक्रियाओं की औपचारिकता होती है। लेकिन आज के समय में अगर हम कहें तो इसमें मानव तत्वों की उपेक्षा होने के बाद भी आज प्रशासकीय लोकतंत्र, नौकरशाही लोकतंत्र का उदय हो गया। प्रशासकीय लोकतंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी तो होगी लेकिन उस डेमोक्रेसी का संचालन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होगा। इस कंसेप्ट का मतलब है प्रशासकीय लोकतंत्र। तो आज प्रशासकीय लोकतंत्र का कंसेप्ट आ गया है। नौकरशाही लोकतंत्र में हम इसको कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी। तो निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि प्रशासकीय राज्य एक आवश्यक बुराई के रूप में विद्यमान है आज, और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। कि हम इसमें कुछ बुराइयां होते हुए भी आवश्यक है और सफलतापूर्वक अपने कार्यों का संपादन कर रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि प्रशासकीय राज्य के भारतीय प्रशासनिक राज्य है या नहीं है, और प्रशासकीय राज्य लोकतंत्र के राज्य में क्या अंतर होता है।